आज हम चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं, इंटरव्यूइंग एज अ स्क्रीनिंग टूल। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप जो होता है स्क्रीनिंग फॉर द मेडिकल डिजीज इज़ अ क्लाइंट इंटरव्यू। ठीक है, क्लाइंट इंटरव्यू होता है हमारा पहला स्टेप। तो जो पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री और जो है एंड द क्लाइंट इंटरव्यू जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल होता है किसमें, स्क्रीनिंग में। इंटरव्यूइंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है क्लिनिशियन के लिए, ताकि वो सीखें। और ये यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो जो आ रही होती है, क्योंकि पेशेंट जो है वो अपने जो बता रहा होता है क्लियरली कि उसके काज ऑफ सिम्टम जो है वो क्या है, वो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बताता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो हमारे पास 80% ऑफ द डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है इसमें इंटरव्यू के दौरान। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि वो किस तरीके से जो इंटरव्यू ले सकता है, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन हैं जो वो क्लाइंट से कैसे पूछ सकता है या जो अपना पेशेंट है उससे कैसे पूछ सकता है। हेल्थ केयर प्रोटेक्शन जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं वो इंटरव्यू जो होता है वो जब भी स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू लेना, वो हमेशा चीफ कंप्लेंट से लेते हैं अपना इंटरव्यू। तो चीफ कंप्लेंट जो होती है यूजुअली सिम्टोमेटिक डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द क्लाइंट, जैसे कि वो बताता है सिम्टम विच द पर्सन इज सीकिंग केयर और एडवाइस, यानी कि वो एक स्मॉल स्टेटमेंट होती है जो वो खुद देता है कि मतलब वो इसकी एक चीफ कंप्लेन होती है। और जो उसकी जो और इसके साथ जो है प्रेजेंट इलनेस, क्योंकि प्रेजेंट इलनेस में हमारे पास क्या होता है, चीफ कंप्लेन होता है और थोड़े कुछ सिम्टम जो है वो करंट सिम्टम जो उसके हो रहे होते हैं वो थोड़ा सा देता है। उसमें वो एक ब्रॉड क्लियर अकाउंट ऑफ द सिम्टम डिस्क्राइब करता है और उसको बताता है कि वो कैसे डेवलप हुए और वो किन किन इवेंट्स में जो है वो स्टार्ट हुए होते हैं उनके साथ। अब हमारे पास कैसे स्टार्ट हुए, चाहे वो फाल से हुई, चाहे मतलब उसको उनके पास डिफरेंट जो है एक सिम्टम्स की तरतीब होती है कि किस तरह ये सिम्टम आ रहे, किस तरह कोई जो मेरा सिम्टम है वो मतलब उसका पैटर्न क्या है। देन हमारे पास जो क्वेश्चनायर जो है जो क्वेश्चनिंग हम कर रहे होते हैं क्लाइंट से, वो भी हमें जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको असिस्ट कर रहा होता है कि वो डिटरमाइन करे जो इंजरी है आइदर एक्यूट है या फिर सब एक्यूट है या क्रोनिक है। तो वो उन्हीं क्वेश्चन से उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ मुझे ये जो पेशेंट है उसको इंजरी किस टाइप की है। जो नॉलेज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन अलाउ द क्लिनिशियन टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन रिगार्डिंग द प्लान ऑफ केयर। अब उसी के अकॉर्डिंग वो अपना क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी वो अपना प्लान ऑफ केयर बनाएगा। अब हमारे पास इसमें हम जो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे प्रोसेस में वो देखेंगे, जैसे कि इंटरव्यू की टेक्निक्स, इंटरव्यू के टूल्स, कोर इंटरव्यू क्या है, उसके साथ हम देखेंगे रिव्यू ऑफ द इन पेशेंट हॉस्पिटल रिकॉर्ड, इसमें देखेंगे इंटरव्यू प्रोसेस में। अच्छा, इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे होते हैं फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स भी की विल डिटरमाइन द लोकेशन एंड पोटेंशियल सिग्निफिकेंट ऑफ एनी सिम्टम इंक्लूडिंग पेन। जो भी इन्फॉर्मेशन लेंगे वो हम किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट के इस अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं, चाहे वो जैसे पेन है, कोई भी सिम्टम हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। जो इंटरव्यू का जो फॉर्मेट जो होगा वो हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है सिम्टम के बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, अगर हम फॉर एग्जांपल पेन की बात करें तो उसकी पेन की फ्रीक्वेंसी कैसी थी, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, डेप्थ क्या है, और उसकी एनाटॉमिकल लोकेशंस क्या है। ये मैं जस्ट एक सिर्फ सिम्टम की बात की, इस तरह कई से सिम्टम्स हैं उनकी अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। इसमें क्या होगा, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, वो कोरिलेट करेगा, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन ले ली ना जिस सिम्टम के वाले से थी, जिसके बारे से जो भी इन्फॉर्मेशन थी डिटेल ले ली, करेगा वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको विद ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग उसको वो फ्रॉम द एग्जामिनेशन से वो क्या करेगा, रूल आउट करेगा और पॉसिबल सिस्टमिक ओरिजिन ऑफ सिम्टम जो है वो देखेगा, ठीक है, कि कहाँ से ये सिम्टम ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे ये सिम्टम जो है किस नौयत का है, और ये एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है वो क्या होगा। देन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो है, जब आप इस क्योंकि ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में वो कर रहा है उसके साथ एग्जामिनेशन में वो रूल आउट करेगा। देन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वो क्या करेगा, वो देखेगा कोई कंट्रा इंडिकेशन टू द फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन है या फिर कोई इंडिकेशन है कि कोई ऐसी खास किस्म की जो इंटरवेंशन है जो बहुत इफेक्टिव है अगर हम दें उसको, तो वो क्या करेगा, वो ये सब चीज़ें जो है वो उसमें ऐड उसको पता चल सकती हैं, तो वो क्या करता है, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन कर रहा होता है इंटरव्यू जो भी इंटरव्यू से जो ऑब्टेन करता है फिजियोथेरेपिस्ट, वो गाइड कर रही होती है फिजियोथेरेपिस्ट को कि आइदर वो क्या करे, पेशेंट और क्लाइंट को मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ लेके जाए या फिर क्या है वो रेफर कर दे किसी दूसरे फिजिशियन के पास। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन आगे नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट इन कम्युनिकेशन। अच्छा, कंसेप्ट इन कम्युनिकेशन में क्या है, इंटरव्यू जो है हमारे पास ये स्किल होती है जिसमें हमारे पास एक केयरफुल रिफाइनमेंट और ये ऑब्वियसली केयरफुल रिफाइनमेंट हो रही होती है इसकी, कब, टाइम के साथ साथ। अगर आप अभी यंग, अभी जो है अभी न्यू फिजियोथेरेपिस्ट हो, एज उनकी हिस्ट्री टेकिंग का स्टाइल, उनका इंटरव्यू स्टाइल इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू जो एक्सपीरियंस बंदा है उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो इंगेज हो रहे होते हैं इन कंटिन्यूस सेल्फ असेसमेंट में और इंप्रूव कर रहे होते हैं अपने आप को। तो इसलिए ये कंटिन्यूस
लर्निंग प्रोसेस होता है। टेकिंग एन एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्री कैन बी अ चैलेंज, ऑब्वियसली चैलेंज होता है क्योंकि उसको एग्जैक्टली जो पैथोलॉजी है, क्योंकि हमने ह्यूमन को डील करना होता है। अब अगर आप वहाँ पे हमारे पास कोई भी गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत ट्रीटमेंट करते हो, गलत डायग्नोस करते हो, या फिर तो वो आपके लिए आपके ना सिर्फ आपके लिए आपके कैरियर के लिए खतरा है, यानी कि आपके प्रोफेशनल के लिए, बल्कि आपके पेशेंट को भी डेंजर में डाल रहे होते हो। देन क्लाइंट जो है अपन क्या करता है, अपनी डिटेल जो है वो पास्ट इलनेस की बोल रहा होता है, कुछ ट्रीटमेंट बोल रहा होता है, कुछ सिम्टम दे रहा होता है। तो जो क्लाइंट जो है, अब क्योंकि कुछ चीज़ें फॉरगेट किया हुआ होती हैं, कुछ अंडर रिपोर्ट्स हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट हेल्थ इवेंट्स जो उसने काफ़ी सारे एक ही सिंगल मामले में बता दिए, तो इसको वो इस प्रोसेस को वो कहते हैं टेलीस्कोपिंग, यानी काफ़ी सारी चीज़ें उसने बता दी, कुछ मिस कर दिया कुछ, तो इस तरह जो है उसने अभी क्या होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ना कुछ चीज़ें भूल भी जाता है बंदा। तो वो उसमें जो है किसकी वजह से, क्योंकि जब इंटरव्यू ले रहे हो आप उसके में तो थोड़ा-सा इश्यूज़ होता है ना। जैसे कि कुछ स्टडीज़ में पता है मैं देखा कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी के और रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर हम पेशेंट और क्लाइंट के सिनेरियो में देखें तो पेशेंट पर्सनैलिटी एंड द मेंटल स्टेट एट द टाइम ऑफ इलनेस या फिर इंजरी में वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है उसके रिकॉल एबिलिटी पे, क्योंकि उसको ऑलरेडी पेन इतना शदीद हो रहा है, वो फिर इस तरह बोल रहा होता है, यार क्या मुझसे क्या मेरा डॉक्टर जो है बार-बार पूछ रहा है ये क्वेश्चन, मतलब वो खुद डिनाइंग नेचर हो रही होती है, क्योंकि इसलिए वो आपको चीज़ें कुछ पीछे वाली नहीं बताना चाह रहा होता। तो इसलिए वो कोशिश कर रहा होता है कि बस जल्दी से मुझे ठीक कर दो, बस यही, वो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा होता। यानी कि अपनी चीज़ें बताना नहीं चाह रहा होता। तो यहाँ पे जो क्लिनिशियंस है मस्ट अडॉप्ट अ कंपेंसेट इन द केयरिंग एटीट्यूड, ऑब्वियसली ऐसा एटीट्यूड उसका अच्छा होना चाहिए ताकि वो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का स्टाइल हो जाए होना चाहिए, और दैट इज सेंसिटिव टू द कल्चर नॉर्म्स, ठीक है, ताकि वो इंश्योर करे सक्सेसफुल इंटरव्यू को। ऑब्वियसली सक्सेसफुल इंटरव्यू तब होगा उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसने obtain कर ली, और उसमें क्या करेगा, वो कुछ टूल एंड टेक्निक्स जो है वो यूज़ करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपनी जो स्क्रीनिंग एबिलिटीज़ है उसको ले अपनी स्क्रीनिंग, क्योंकि वो सारी चीज़ें लेके आता है उसके साथ। इससे क्या होगा, वो अपनी सारी करके उसको एग्जैक्ट डायग्नोस भी करेगा और सक्सेसफुल इंटरव्यू की तरफ लेके जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कुछ स्क्रीनिंग जो कैसे करते हैं उसका प्रोसेस क्या, ताकि जो स्क्रीनिंग है और जो हमारा इंटरव्यूइंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। देन नेक्स्ट हमारे पास कंपैशन एंड केयरिंग। कंपैशन जो है एक डिज़ायर होता है ताकि वो आइडेंटिफाई करे या सेंस करे कुछ चीज़ें की फॉर एनदर एक्सपीरियंस इन द, ये प्रकर्षण है फॉर टू द केयरिंग के लिए। केयरिंग जो है इज़ अ कंसर्न एम्पैथी कंसिडरेशन फॉर द नीड इन द वैल्यू ऑफ अदर, कि दूसरों की ज़रूरत क्या है और वैल्यू जो है उनकी कंसिडरेशन होगा, या फिर उनकी एम्पैथी या उनका कंसर्न। इंटरव्यूइंग जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेट इफेक्टिव इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं क्लाइंट से और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, किससे आप बोथ वर्बली कर रहे होते हो, नॉन वर्बली दोनों कर रहे होते हो, विद कंपैशनेट केयरिंग, टेक इनटू कंसिडरेशन इंडिविजुअल डिफरेंस, द क्लाइंट इमोशनल एंड द साइकोलॉजिकल नीड। हमें इसमें सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्लाइंट के इमोशंस क्या हैं, क्लाइंट की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, उनको मद्देनजर रख के हमने जो है जो भी केयर दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको, तो वो किस तरीके से कंपेंसेट हो, केयरिंग हो, ठीक है। दिन जब भी आप और आपको जब आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ये इसेंशियल है कि जब आप स्क्रीनिंग इंटरव्यू करो या फिर एग्जामिन करो, तो थेरेपिस्ट जो है वो कभी कभी क्या करता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो किसी और ने उससे नहीं पूछे, जैसे उसके बॉडी की फंक्शन के बारे में, असल्ट के बारे में, सेक्सुअल फंक्शन के बारे में, इस तरह और किस्म के क्वेश्चन होते हैं जो किसी ने नहीं पूछे हो। तो इसलिए ट्रस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कंपेसिंग इन द केयरिंग इज इंपॉर्टेंट। क्लाइंट जो है वो अगर वो कंफर्टेबली हो फिजिकली इमोशनली, तो वो क्या करेगा, फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग द पर्सनल एंड द फैमिली हिस्ट्री। देन आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके हवाले से भी देखना होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और वो अफेक्ट तो नहीं करी पेशेंट को, और आप अगर बैठ के हिस्ट्री ले रहे हो तो क्या आपका सोशल डिस्टेंसिंग सही है उसकी क्लाइंट से या नहीं है, वो आपने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और आपने कोशिश करना है अगर आप एडिक्वेट एक मेंटेन करोगे एडिक्वेट कंटैक्ट आई कंटैक्ट, तो एक एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब ना इतना ज़्यादा हो ना इतना कम, एक स्पेसिफिक जो आपका होना चाहिए, या आपको जो है अगर आप आगे झुके हुए हो, लीन फॉरवर्ड हो, या फिर आप उसको नोडिंग कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्लाइंट को जो है क्विनली से मतलब उसको, या फिर कभी कभी यस भी बोल देते हो, तो फिर क्या होगा, इससे पता चलता है कि आप समझ रहे हो उसकी बात, तो इसलिए वो फिर क्या करेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा। साइलेंस जो है इज आल्सो अ की फीचर इन द कम्युनिकेशन और इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि कभी कभी आप क्या करते हो, साइलेंटली चुप करके ही सुन रहे होते हो, और साइलेंट का मतलब जो होता है, साइलेंट अटेंटिवली जो है आप चुप करके अटेंटिवली सुन रहे हो, तो इसका मतलब है क्लाइंट को टाइम दे रहे हो कि वो सोचे और ऑर्गेनाइज करे अपनी थाट्स को। इस तरह जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो क्या करते हैं, वो ऑफन अटेम्प्ट टू इंटरप्ट ड्यूरिंग दैट दिस टाइम, तो इसलिए उनको नहीं करना चाहिए, और उससे क्या होगा, जो क्लाइंट है वो डिस्टर्ब होगा उनकी, क्योंकि जो वो थाट्स प्रोसेस कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी क्लाइंट्स की ट्रेन ऑफ थाट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। साइलेंस कैन गिव द थेरेपिस्ट टाइम टू ऑब्जर्व द क्लाइंट एंड प्लान द नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर स्टेप, या फिर वो टाइम जो होता है इसमें आप या तो आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हो और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होता है कि हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इससे नेक्स्ट में। देन हमारे पास कम्युनिकेशन
स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एवरीवन हैज़ अ स्लाइट डिफरेंस इंटरव्यूइंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स। हर किसी का अपना इंटरव्यूइंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्टाइल है। तो इंटरव्यू जो है मे नीड टू एडजस्ट हिज और हर पर्सनल इंटरव्यूइंग स्टाइल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब जो इंटरव्यूअर है वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ऐसा करेगा कि वो एडजस्ट करे अपने आप को, मॉडिफाई करे कि वो अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग। रिलाइंग वन इंटरव्यू स्टाइल में नॉट बी एडिक्वेट फॉर ऑल सिचुएशन। एक किस्म का इंटरव्यू हर सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। देर आर जेंडर बाय स्टाइल, यहाँ पे हमारे पास जेंडर बेस्ड स्टाइल हो सकता है, टेम्परमेंट है, पर्सनैलिटी बेस्ड बाय स्टाइल है। इस तरह कम्युनिकेशन फॉर बोथ थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, ये सब कुछ जो है हमारे पास स्टाइल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास वाइड रेंज ऑफ जो एथनिक आइडेंटिफिकेशन हैं, रिलीजन्स हैं, सोशो इकोनॉमिकल डिफरेंस हैं, बिलीव्स हैं, बिहेवियर्स हैं बोथ थेरेपिस्ट की और क्लाइंट्स की। तो इसलिए मतलब आपके डिफरेंट होगा मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल। और देर आर कल्चरल डिफरेंस बेस्ड ऑन अ फैमिली ऑफ द ओरिजिन, कल्चरल डिफरेंस बेस करा होता है फैमिली ओरिजिन पे, या फिर कंट्री टू कंट्री ऑफ द ओरिजिन, या फिर अगेन फॉर द बोथ थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, दोनों के हिसाब से लिए चेंज होगा। अब एडिशनल टू स्पोकन कम्युनिकेशन, अगर हम स्पोकन कम्युनिकेशन की बात करें एडिशन टू द के अलावा बात करें तो डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स जो हैं मे बी नॉन वर्बल होंगे, ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ द वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, पर्सनल स्पेस, सेंस ऑफ टाइम, फेशियल एक्सप्रेशन, नॉट ओनली द फ्यू कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरेक्टिव स्टाइल। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन के वेज हैं कि किस तरीके से कितने स्टाइल्स हैं जिसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। देन इलिटरेसी, thoughts the interviewing process and even throughout the episode of the care therapist जो है वो keep in mind that estimate 45 million American are classified as a functionally illiterate। अच्छा, ये माइंड में होना चाहिए कि कितने जो है फंक्शनली इलिटरेट हैं। तो इसके हिसाब से आप क्या करते हो फिर अपनी इंटरव्यूइंग स्किल बनाते हो। जैसे कि दीज इंडिविजुअल जो है ये एबल टू रीड एंड राइट सिंपल सेंटेंस विद लिमिटेड वोकैबुलरी बट दे आर अनएबल टू रीड एंड राइट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट टू डील द एवरीडे लाइफ। जैसे इन एडिशन अप्रोक्सीमेटली अगर इन्होंने कहा, अमेरिकन की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि अमेरिकन हैव अ पुअर राइटिंग स्किल एंड अनएबल टू रीड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेवल्स, वो नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए जो है जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एक सेंटर ऑफ इमिग्रेशन स्टडी में के हिसाब से बताया हुआ इन्होंने कि 1 ऑफ द 4 पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्पीक अ लैंग्वेज अदर than English at home and 40% of the individual जो है report they are less proficient in speaking English। ठीक है। Moreover, it has been found that 36% of United States population only has a basic or below basic health literacy level, resulting in economical burden between 106 billion to 236 billion dollar, यानी कि इकोनॉमिकल बर्डन इतना है। और इंडिविजुअल विद लो हेल्थ लिटरेसी हैव अ ट्रबल ऑब्टेनिंग processing and understanding the basic information and surface they need and make appropriate and timely health decision। Obviously उनमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनकी लो लेवल ऑफ हेल्थ लिटरेसी है। तो उनको क्या करेंगे, उनके ऑब्टेन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, वो बेसिक जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देख पाता, उनको वो अप्रोप्रिएट और टाइमली हेल्थी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ द जनरल एक और जॉइंट कमीशन हेल्थ लिटरेसी स्किल ने एक और फाइंडिंग दिया स्किल आर के हेल्थी लिटरेसी स्किल आर नॉट एविडेंट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर encounters, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन एंड प्लेन लैंग्वेज शुड बी बिकम अ ग्लोबल एंड द स्टैंडर्ड फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन और प्लेन लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। लो हेल्थ लिटरेसी मीन द एडल्ट हैव लो लेवल ऑफ बेसिक स्किल हैव नो मोर देन सिंपल रीडिंग स्किल, दे नो दे कैन नॉट रीड द फिजिशियन और थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्शन और फूड और फार्मेसी लेवल। तो ये वो लोग होंगे क्योंकि इसलिए लिटरेसी भी आपकी इंटरव्यूइंग प्रोसेस में या फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस में हडल कर रही होती है। तो इसलिए थोड़ी सी कुछ एग्जांपल थी कि किन वजह से क्या क्या हो सकता है। इट इज़ लाइकली दैट द रेट ऑफ हेल्थ लिटरेसी डिफाइन एज इनएबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू द हेल्थ इन्फॉर्मेशन एज मच एज हायर, यानी कि वो ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकता। इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ गॉन लार्जली अनरिकग्नाइज अनएड्रेस्ड, ऑब्वियसली ये अनरिकग्नाइज अनएड्रेस्ड है। और हेल्थ लिटरेसी जो है मोर देन जस्ट इनएबिलिटी टू रीड, कोई मतलब नहीं होती है। पीपल जो कुछ अगर पढ़ भी रहे हैं या फिर कुछ समझ भी रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ग्रेड उनको डिफिकल्टी होती है समझने में, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल तो अपने टर्म्स पता है ना उनको, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको तो नहीं इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। इसलिए लो हेल्थ लिटरेसी ट्रांसलेट इनटू मोर सिवियर chronic illness and the lower quantity of the care when care is accessed। There is also high rate of health service utilization, hospitalization, emergency service among the people and limited health literacy। अगर जिन पीपल में रीडिंग प्रॉब्लम है वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि पेशेंट के आउट पेशेंट ऑफिस या फिर क्लाइंट या वो यूटिलाइज नहीं कर रहे होते इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर देयर केयर के लिए, और बिकॉज समबडी एल्स आस्क द क्वेश्चन एंड फिल आउट द फॉर्म, क्योंकि वो तो कुछ चीज़ें उनमें निलेक्ट हो रही होती हैं क्योंकि या तो कोई और उनका फॉर्म फिल कर रहा है और कभी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे जो है
मिस हो रही होती हैं, क्योंकि कोई और आपका फॉर्म फिल कर रहा है और आपको उसके बारे में इलम भी नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो यस यस, तो इसलिए फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उसमें। इट इज़ नॉट जस्ट टू लोअर द सोशो इकोनॉमिक और लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन दैट अफेक्टेड इंटरप्रिटेटिंग द मेडिकल jargon and diagnostic test result and understanding the pharmaceutical are challenging even mainly highly educated individual। obviously अगर ये बात नहीं है कि लोअर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है किसी का या फिर लेस एजुकेशन है वो इस पे इफेक्ट कर रही है, बल्कि वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं जो मतलब जो हाईली एजुकेटेड है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जो है मेडिकल jargon है और उसके साथ जो है कुछ फार्मास्यूटिकल जो है लेबलिंग है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो नहीं समझ सकते लोग। इस तरह इंग्लिश जो है, अगर हम बात करें इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि सेकंड इंग्लिश जो है काफ़ी सारे लोगों की सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आई है, क्योंकि लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ज़्यादातर लिख भी नहीं पा रहे और लिख भी नहीं रहे इंग्लिश। जैसे मोर देन 14 मिलियन ऑफ द पीपल एट द एज ऑफ 5 ईयर ओल्डर इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्पीक पुअरली इंग्लिश, और इंग्लिश सही तरीके से नहीं बोल रहे, और 86% नॉन इंग्लिश स्पीकर आर हु आर इलिटरेट इन इंग्लिश आल्सो इलिटरेट इन देयर नेटिव लैंग्वेज। वो अपने नेटिव लैंग्वेज भी उनकी इतनी सही नहीं आ रही ना कि उसमें ही बात की जाए, ठीक है। इस तरह जो अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं और हेस्पियन जो है विद बेसिक एंड बिलो बेसिक हेल्थ लिटरेसी उनमें नहीं है, आर मच हायर देन दोज ऑफ वाइट। हेस्पियन में थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाइट्स में, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ वाइट विद द बेसिक एंड द बिलो हेल्थ लिटरेसी इज एट ट्वाइस द अफ्रीकन और अमेरिकन एंड हेस्पियन नॉन रीडर्स में। ये यानी इनने एक चीज़ बताया हुआ कि किन किन में जो है इनकी लिटरेसी कम है। अफेक्ट दैट डिस्पेल द मिथ द हेल्थ लिटरेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम अमंग द, ठीक है। बेसिक द पीपल हु हैव अ बेसिक और बिलो बेसिक हेल्थ लिटरेसी स्किल कैन नॉट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द बॉटल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और ओवर द काउंटर मेडिकेशन, तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी जो है नहीं पाते। दे मे नॉट बी नो व्हेन द मेडिसिन इज पास द डेट सेफ फॉर कंजप्शन और नॉट, कैन या फिर रीड अबाउट द एलर्जी रिस्क या फिर वार्निंग टू द डायबिटीज या फिर पोटेंशियल सेडेटिव इफेक्ट ऑफ द डिजीज। ये सारी प्रिस्क्रिप्शन जो है वार्निंग साइन, ये चीज़ें कुछ नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए और उनको वार्निंग साइन के बारे में भी नहीं पता होता, ठीक है। दे कैन नॉट रीड अबाउट द वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर या फिर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल के बारे में उनको नहीं पता होता कि सिग्नल क्या है। रेड फ्लैग ऑफ द डायबिटीज के बारे में नहीं पता। दे कैन नॉट टेक ऑनलाइन सर्वे टू असेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्लोन कैंसर, हार्ट डिजीज एंड एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर वो जो कोई ऑब्वियसली मतलब अगर आपके पास अगर पढ़ा लिखा भी बंदा है ना, लेकिन उसको मेडिकल की थोड़ी सी भी नहीं नॉलेज, तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। देन हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होगा इस सब सिचुएशन में। द थेरेपिस्ट जो है शुड अवेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इलिटरेसी, और वो जो है रिस्क फैक्टर जो है वो देखेगा, सच एज एज, अगर किसी के 55 साल से ज़्यादा एज है या फिर कोई बच्चा है एजुकेशन पढ़ रहा है वो, जैसे कि 0 to 8 ईयर का या 9 से 12 ईयर का विदाउट हाई स्कूल डिप्लोमा, या फिर लोअर पेइंग जॉब पे है, या फिर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल, या फिर जो गवर्नमेंट की असिस्टेंट यूज़ कर रहा है, या फिर इथनिक या फिर रेशल माइनॉरिटी ग्रुप्स में है, या फिर हिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन है यूनाइटेड स्टेट में किसी भी इलाके की बात अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो हर पॉसिबिलिटी को अवेयर होना चाहिए उसके लिए। होम लिटरेसी कैन बी, हेल्थ लिटरेसी कैन बी प्रेजेंट इटसेल्फ इन अ डिफरेंट वे इन स्क्रीनिंग प्रोसेस में। फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसको केयरफुली वो क्या करता है, हैविंग द क्लाइंट फिट आउट द मेडिकल, ताकि उसको यानी कि वो केयरफुली जो है वो क्या करता है, फिल करवा रहा होता है मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म। और इलिटरेट फंक्शनली इलिटरेट एडल्ट मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द राइटिंग डिटेल इन द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म, या फिर वो भी नहीं उसको पता होता एक्यूरेटली अ कंप्लीट फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म, रीड द डिटेल ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रोवाइड बाय द थेरेपी इज द सेम इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल विद द लर्निंग डिसेबिलिटी एंड द मेंटल इम्पेयरमेंट, ठीक है। उनके लिए भी यही होता है कि मेंटल इंपेयरमेंट है या लर्निंग इनएबिलिटी है तो उनको भी नहीं समझ आएगी, तो उनके लिए व्हेन वी गिवन अ चॉइस बिटवीन यस एंड नो आंसर, फंक्शनली इलिटरेट जो एडल्ट होगी वो ऑफन सर्कल नो पे लगाएगा टू एवरीथिंग, हर चीज़ पे, ठीक है। वो मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या पूछ रहे हैं, तो वो नो 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 नो, ठीक है। थेरेपिस्ट टू ब्रीफली रिव्यू द ईच डॉक्यूमेंट और वेरीफाई कर रहा होता है कि एक्यूरेसी ऑफ द आंसर, गिविंग एनी क्वेश्चन आयर और हेल्प फॉर्म, जो भी क्वेश्चन आयर या फिल करवा रहा है या क्वेश्चन आयर हेल्प फॉर्म देता है उसको वो दोबारा से रिव्यू करेगा कि कहीं पे गलत तो नहीं फिल किया इसने। For example, if may you say, I see your circle no to any health problem in the past. Has anyone in your immediate family member, or you have ever had a cancer, diabetes, hypertension, and continue the name of some of all, जैसे जो भी वहाँ पे आपने प्रोवाइड किए हैं उनकी आप नाम ले सकते हैं। तो उसमें समथिंग जस्ट नेमिंग द मोस्ट ऑफ द कॉमन कंडीशन इनफ इज नोन टू आंसर टू रियली नो, एंड दैट्स मीन द प्रॉब्लम विद द लिटरेसी, ठीक है। और अगर उसने उसको मतलब अगर उसको पता हुआ कि नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको उसने एकदम से कहा हाँ ये है तो उसको आपको पता चल गया कहीं पे गलत हो गया। या फिर इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें बिहेवियर रेड फ्लैग्स जो है वो हमें देखने होंगे, जैसे मिस स्पेलिंग वर्ड्स हैं, जो नॉट कंप्लीटिंग द इंटेक फॉर्म जो है वो हुआ हुआ है, या फिर लिविंग द क्लाइंट क्लिनिक बिफोर द कंप्लीटिंग द फॉर्म, या फिर आउट ब्रस्ट ऑफ एंगर व्हेन आस्किंग द पेपर वर्क, या फिर आस्किंग नो क्वेश्चन, मिसिंग द अपॉइंटमेंट्स, या फिर आइडेंटिफाई द फाइंड द बिल बाय लुकिंग द बिल रादर देन नेमिंग द
द मेडिकेशन ऑन द रीडिंग लेबल्स। तो ये जो है हमारे पास बिहेवियर रेड फ्लैग्स हैं, इनको देखना होगा। और इसके साथ जो है the IOM has called upon healthcare provider to take responsibility for the providing the clear communication and adequate support for facilitating the health promotion action based on the understanding. हाँ, इनका गोल जो होता है कि वो इनका गोल होता है कि वो एजुकेट करें सोसाइटी को, सो द पीपल जो है उनको उनके पास ऐसी स्किल डेवलप हो जाए ताकि वो इंटरप्रिटेट करें और यूज़ करें हेल्थ इन्फॉर्मेशन को अप्रोप्रिएटली इन अ मीनिंगफुल वे में। ठीक है, थेरेपिस्ट जो है शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मेडिकल टर्म, कम से कम यूज़ करेगा और यूज़ अ सैम्पल बट नॉट डी मीनिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट द कंसेप्ट एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे और इसके साथ वो इनकरेज कर रहा होता है क्लाइंट को टू आस्क द क्वेश्चन एंड कन्फर्म करे नॉलेज को एंड टैक्टफुली करेक्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और वो कुछ क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछता है, कंसीडर द इंक्लूडिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर फॉलो अप क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है, व्हाट द क्वेश्चन डू यू हैव या व्हाट वुड यू लाइक मी टू गो ओवर। ठीक है, इस तरह जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी स्टाइल में बी हेल्पफुल फुल फॉर ईच थेरेपिस्ट एज अ मीन फॉर इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन, कि उसका जो पर्सनैलिटी स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उससे क्वेश्चनिंग जो है उसकी से आप कम्युनिकेशन जो है इंप्रूव करने के लिए आप वो देख रहे होते हो। और रिसोर्स मटेरियल जो अगर वो आप अगर आपके पास आप देखना चाहते हो कि किसको कहाँ से आपको जो है वो पर्सनैलिटी टाइप जो है पता चले, तो उसके लिए मेजबर्ग टाइप इंडिकेटर जो है वाइडली क्वेश्चनायर एक है जो यूज़ होता है फॉर पर्सनैलिटी टाइप के लिए। तो ये आपको जो है ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप जाके वहाँ से आप पर्सनैलिटी स्टाइल जो है उसका देख सकते हो। उससे फिर आपको मतलब आपको ईजी रहेगा कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सको। अब जो है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा पर्सनल जो पर्सनैलिटी स्टाइल को, वो हेल्पफुल होता है फॉर इस थेरेपिस्ट एज अ मीन ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। तो इस यहाँ से जो है वो जो भी क्वेश्चनायर हैं वो ले सकता है, वो वहाँ से हेल्प इस क्वेश्चनायर से हेल्प ले सकता है। तो और पेशेंट फॉर एक्सपीरियंस क्लिनिशियन के से वो क्या कर रहा होता है, रीएवेलुएट कर रहा होता है इंडिविजुअल्स की कि इंटरव्यू ने क्या इंटरव्यूइंग प्रैक्टिस को, और उसके साथ जो है वो कभी कभी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है क्लाइंट की ले रहा होता है, जिससे जो है वो थेरेपिस्ट जो है वो अपने आप को जो इंटरव्यूइंग पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करता है और वो इंप्रूव कर रहा होता है। तो इस तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट है कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जैसे अभी बॉक्स नंबर 2.1 है, इसमें कुछ इंटरव्यूइंग के स्किल्स हैं या इंटरव्यू में कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं। जैसे कि डू एक्सटेंड स्मॉल कर्टिसीज, शेकिंग हैंड इफ अप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजिंग अदर इन द रूम। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये करनी चाहिए। डू यूज सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन दैट बिगिन विद ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा। देन है डू लीव क्लोज एंडेड क्वेश्चन फॉर द एंड एज क्लेरिफाइंग द क्वेश्चन। सेकंड, डू सेलेक्ट अ प्राइवेट लोकेशन वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी मेंटेन। डू गिव योर undivided attention, listening attentively and show it both in your body language as bilingually, make reassuring the verbal promotes such as I see, go on, make appropriate eye contact. Then do ask one question at a time and allow the client of answering the question completely before continuing with the next question. Next do encourage the client to ask question throughout the interview. Next do listen with the intention of assessing the client current level of understanding, knowledge of his or her current medical condition. इसके बाद डू एलिमिनेट द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड स्पीक अ क्लाइंट एट हिज हर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट है डू कोरिलेट साइन एंड सिम्टम विद द मेडिकल हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग टू रूल आउट द सिम्टम सिस्टमिक डिजीज एंड डू प्रोवाइड सेवरल चॉइसेस और सिलेक्शन टू क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड अ डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स। एंड देन है डोंट अपने डोंट कब देखने होते हैं, डोंट जम्प टू प्री मेच्योर कंक्लूजन बेस्ड ऑन आंसर to one or two question, correlate our subjective objective information before consultation with physician. Don't interpret to take over the conversation with the client is speaking. Don't destroy helpful open-ended question with close-ended follow-up question before the person has had a chance to respond. For example, how do you feel this morning? Has your pain gone? This type of question. Don't use professional or medical journal when it is possible to use use common language. For example, don't use the term myocardial infarction instead of heart attack. Don't overreact to the information presented. Common overreaction include raised eyebrow, puzzled face expression, gaps or other verbal exclamations such as oh really, wow. Less dramatic reaction may include the facial expression gesture that indicate approval or disapproval, surprise, sudden interest. These response may be influenced what client do or do not tell you.
So don't use leading questions. Pain is difficult to describe, and it may be easier to the client to agree with a partially correct statement and then attempt to clarify the point of discrepancy between your statement and his or her pain experience. फॉर एग्जाम्पल लीडिंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपके लीडिंग क्वेश्चन और बताएंगे और बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ सम क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो लीडिंग होंगे, वेयर इज योर पेन, ये आपको लीडिंग क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये इस तरीके से पूछोगे आप, डू यू हैव एनी पेन एसोसिएटेड विद योर इंजरी, इफ यस टेल मी अबाउट इट, या फिर डज इट हर्ट व्हेन यू फर्स्ट गेट आउट ऑफ बेड, या फिर इसको इस तरह पूछो तो व्हेन डज योर बैक हर्ट, इसके साथ जो है डज द पेन रेडिएट डाउन योर लेग। तो इसके अलावा आप पूछ सकते हो डू यू हैव दिस पेन एनीवेयर एल्स, और इस तरह जो है डू यू हैव पेन इन योर लो बैक, तो पेन पॉइंट टू बी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर पेन। तो उसके लिए जो है अगर ये पूछोगे तो ये आप बेटर प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन होंगे। देन हमने ये बॉक्स देखा, इसमें कुछ गाइडलाइंस थी बीइंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछने चाहिए। और अगर आप जो है अगर आप देखना चाहते हो कि आपको मेडिकल इंटरव्यू जो है प्रोसेसिंग किस तरह करनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं प्रोवाइड की हुई हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो वो आप जैसे कि अगर हम क्योंकि आपने जो है वो क्या करना होता है, सारी जो है क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है, तो आपने जो है डिफरेंट एप्टा की जो गाइडलाइंस है वहाँ पे भी एप्टा की वेबसाइट पे जो है वो आपके पास गाइडलाइंस प्रोवाइड हैं कि किस तरीके से आप लिसनिंग करते हो, स्पीकिंग स्किल्स किस तरह है, कम्युनिकेट किस तरह इफेक्टिवली कर सकते हो। थेरेपिस्ट शुड अवेयर दैट अंडर द फेडरल सिविल राइट लॉ, या फिर जो रेगुलेटिव एजेंसीज हैं और क्लाइंट विद द लैंग्वेज, अगर किसी को एजुकेशनल प्रेफरेंसेज है अगर उनको है, तो हैज़ अ राइट टू इंटरप्रेटेड फ्री टू चार्ज इफ द हेल्थ केयर प्रोफेशंसीज रिसीव द फेडरल फंडिंग। तो इंटरप्रेटेटर जो है वो यूज़ कर सकता है अपने साथ, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने साथ देता है और फिर उसको बता रहा होता है कि आपको ये इशू है, ये इशू है। इसके साथ जो है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू रिमेंबर द क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ इंडिविजुअल हु हैव लो लिटरेसी, अगर उनमें लिटरेसी कम है तो इज कंप्रोमाइज्ड व्हेन द क्वालिफाइड इंटरप्रेटर इज नॉट यूज। वहाँ पे यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो सकती है इसमें, क्योंकि अगर क्वालिफाइड इंटरप्रेटर नहीं है ना, उसमें कभी ये होता है उसमें एरर ऑफ एमिशन हो सकता है, फॉल्स फ्लुएंसी हो सकती है, कुछ चीज़ गलत बोल दिया यानी सही तरीके से नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कुछ चीज़ों का, एडिटोरलाइजेशन हो सकती है, एडिशन इन कॉमन एडिशन जो है वो कॉमन हो सकती है, हैव इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंसिक्वेंसेज जो है वो जो है कभी कभी मिस हो सकती हैं। और स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट हैव बीन पब्लिश एंड अवेलेबल ऑनलाइन। अगर आप देखना चाहो तो वो कहाँ से आपको ऑनलाइन मिल सकती है। इस तरह अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का जो हमने अभी बात की, तो वहाँ पे भी आपको कुछ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है वो करवाए जाते हैं, ताकि जो इफेक्टिवली जो पेशेंट का कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। तो ये अच्छा स्टेप है ये सब का, क्योंकि आपकी भी लैंग्वेज, आपकी भी इंटरव्यू स्किल अच्छी होंगी, और जो क्योंकि आप बेहतर तरीके से इंटरव्यू कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से जो आपके साथ जो बंदा है, जो इंटरप्रिटेटर है, जो यानी कम्युनिकेशन उसको दिखा रहा है, बता रहा है, तो उसके लिए भी आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट है